हनी सिंह भोजपुरी को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जा रहे हैं, ये मैं नहीं मानता। भोजपुरी ऑलरेडी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर है। जिसका फ़ायदा उठाना है, वो एक गरीब लड़की को लेके अपने साथ अपना फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने गाना किया। दबदबा तो उसी का होता है जिसके अंदर कोई बड़ी बात होती है। और बेशक पवन सिंह हमारे भोजपुरी के बड़े गायक हैं, अभिनेता हैं, और उनको पूरा भारत सुनता है, केवल बिहार ही नहीं सुनता है। सर्द हवाओं के मौसम फिर सर्द हवाओं के मौसम फिर आने लगे हैं हल्के हल्के। लेकिन अभी हाल के दिनों में जब हम देख रहे हैं, खास करके भोजपुरी फिल्मों में और भोजपुरी गानों में अश्लीलता और डबल मीनिंग स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो है काफ़ी यूज किया जा रहा है। जिससे पवन जी के लाइफ का पहला फिल्म मेरे हाथ का रंगली चुनरिया तोहरे नाम 2007 में। आइल दुआर बनी हे देवी माई, रउआ से आपन का परिचय बताई, पूजे के खाली चाही पाँव। भोजपुरी सिनेमा और संगीत के बढ़ते आयाम को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर एक धुरी के रूप में जो हमारे साथ जुड़े हुए व्यक्तित्व अभी हैं, अविनाश जी, जिनको हम लोग उपनाम घुंघरू से भी जानते हैं, का दायरा जो है एक बहुत ही बृहद पैमाने पर स्थापित है, जहाँ पर पूरा भोजपुरी समाज इसके इर्द गिर्द घूमता है। आज इस फेमस पर्सनालिटी के साथ हम जुड़े हुए हैं अपने चैनल टाइम्स ऑफ बिहार में, और सीधे हम जुड़ते हैं इनसे और भोजपुरी के विभिन्न अनछुए पहलुओं को जानने का प्रयास करते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम्स ऑफ बिहार को देखने वाले सभी दर्शक को मेरा हृदय से प्रणाम। मैं अविनाश झा घुंघरू। और जब हम भोजपुरी संगीत का बात करते हैं सर, तो भोजपुरी संगीत का एक नया आयाम आज के दौर में हमको देखने को मिलता है। लेकिन वहीं जब हम बात इसके ट्रेडिशनल अप्रोच को करते हैं, जहाँ पर इसके क्लासिकल धुनों को जो है स्वर कोकिला शारदा सिन्हा ने बनाया या फिर भरत शर्मा व्यास ने बनाया, तो उस समय के भोजपुरी दौर को और अभी के भोजपुरी दौर में जहाँ ताम झाम तड़क भड़क है ज़्यादा है, उसको आप कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए, भोजपुरी हमारी इतनी समृद्ध रही है, और जिन दो शख्सियत का नाम लिया आपने, स्वर्गीय शारदा जी और अभी वर्तमान में हमारे भोजपुरी के पिताम्बर कहे जाने वाले भरत शर्मा जी, मैंने उनके साथ बहुत सारा काम किया है। तो भोजपुरी तब भी समृद्ध थी, आज और समृद्ध हो गई है। नए समय के बदलते दौर में संगीत का रूप चेंज होता रहता है। थोड़ा आज आधुनिकता आ गई है, लेकिन मिठास आज भी बरकरार है, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे ही बरकरार रहेगा। आप सर अपने व्यक्तित्व का जो परिचय है, हालांकि तो आप कोई परिचय के मोहताज नहीं हैं, आपके गाने जो हैं हज़ारों करोड़ों लोग जो हैं सुनते हैं, फिर भी आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ विशेष जानकारी अपने जीवन के जो अनछुए पहलू हैं उनके बारे में थोड़ा बताने का कष्ट कीजिएगा। क्या जानना चाहते हैं जिससे मेरे जीवन से जुड़ा हुआ? संगीत का दौर आप कहाँ से शुरू किए, इस संदर्भ में थोड़ा जानकारी दे देते हैं तो हमारे दर्शकों के लिए बहुत। ज़रूर। मेरा संगीत का सफ़र एक छोटे से गांव से हुआ। मैं बिहार का ही रहने वाला हूं, शेखपुरा ज़िला का, और गांव से ही बचपन से ही संगीत का शौक़ था। मेरे प्रथम गुरु कीर्तन सम्राट स्वर्गीय विंदेश्वरी सिंह जी थे। तो कुछ साल उनके सानिध्य में रह के मैंने संगीत सीखा। फिर वाराणसी में काशी हिंदू यूनिवर्सिटी में रह के संगीत की शिक्षा ली। फिर वहाँ एल्बम का म्यूज़िक देने का दौर एक शुरू हुआ, और वो सफ़र मुंबई तक गया। और मुंबई में जाने के बाद लगातार बहुत सारी भोजपुरी फिल्मों में, कुछ हिंदी फिल्मों में, ज़्यादातर रीजनल अपना भोजपुरी फिल्मों में मैंने संगीत निर्देशन किया, और साथ में कुछ कुछ गाता भी रहा। तो
यही है, और फिर आज मैं आपके बीच हूँ। कोई गाना सर जो आप हमारे दर्शकों को सुना सकते हैं, और चूँकि आप जो है इसमें काफ़ी निपुण हैं, तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको गुजारिश भी कर रहे हैं कि यदि हो पाई तो कुछ सुना दीजिए। ज़रूर सुनाना चाहेंगे। अभी मैंने एक भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठान पर, वो तो सर बहुत ही ट्रेंडिंग और बहुत ही वायरल गाना है। आज आज हज़ारों करोड़ों युवा जो हैं उसको गुनगुनाते हैं। तो हाँ, बहुत तो अच्छा रहेगा यदि आप उस गाने को गुनगुना दें। प्रयास किया था हम लोगों ने उसको राम जन्म ये प्रतिष्ठान पर मैंने गाया था। अयोध्या हिंदुस्तान की राजधानी होनी चाहिए, हिंदू सनातन एकता से जुड़ा हुआ ये गाना है। तो आइए सुनाते हैं। हर घर में श्री राम की कहानी होनी चाहिए है। हर घर में श्री राम की कहानी होनी चाहिए। अयोध्या हिंदुस्तान की राजधानी होनी चाहिए। अयोध्या हिंदुस्तान की राजधानी होनी चाहिए। इसी गाने में मैंने अंतरे में गाया है कि गाय हमारी माता है। और अभी हमारे गाने के कुछ महीने बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमारी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया था। तो ये हमारे गाने का पहल सबसे पहले पूरे भारत में महाराष्ट्र के सीएम आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के द्वारा किया गया। इस गाने का ऐसा प्रभाव रहा है। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि रही सनातन धर्म के लिए। सच में गाय हमारी राष्ट्रीय माता, इसका जल्द ऐलान करो। रामायण हो ग्रंथ देश का, मिलजुल कर सम्मान करो। ना धर्म का बंधन, ना जाति की बात करो। मेरे राम सबके हैं, मिलजुल सम्मान करो। हर कुर्सी पे श्री राम की निशानी होनी चाहिए हो। हर कुर्सी पे श्री राम की निशानी होनी चाहिए। अयोध्या हिंदुस्तान की राजधानी होनी चाहिए। तो ये गाना बहुत ही सुंदर गाना जो है। कि जिसको सब लोगों ने बहुत ही प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। और एक गाना मैंने गाया था राम भजन, राम सबके हैं। राम सबके हैं, मैंने और अक्षरा जी ने, अक्षरा सिंह जी। तो काफ़ी पॉपुलर हुआ, जिसको हमारे भारत के बड़े बड़े पूज्य संत लोगों ने भी इसको अपने सोशल अकाउंट से शेयर किए और बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया उन्होंने। थोड़ा सा इसको भी सर यदि हो पाए तो ज़रूर 2 लाइन सुनाना चाहें। न बाटो राम को मेरे, न बाटो राम को मेरे, प्रभु श्री राम सबके हैं। न बाटो राम को मेरे, प्रभु श्री राम सबके हैं। ये गाना था। और आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा प्रश्न है। जैसे आपका नाम घुंघरू जो उपनाम पीछे जुड़ा हुआ है जी, वो कहाँ से, क्या इसका लॉजिक क्या है इसके पीछे? इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। ये आप अमूमन देखते होंगे कि बच्चा जब छोटा होता है, छोटे उम्र में होता है, तो हम लोग के यहाँ शुरू से ये प्रथा रही है कि बच्चे के कमर में घुंघरू बांध दिया जाता है। घुंघरू बांध दिया जाता था। और मेरे कमर में कुछ ज़्यादा ही हमारी माताजी ने बांध दिया था। और बचपन थोड़ा हो सकता है शरारती रहा होगा, तो
माँ के नज़र से ओझल हो जाने के बाद माँ आखिर खोजे कैसे कि बच्चा मेरा गया किधर। तो घुंघरू का गुच्छा ज़्यादा कमर में पहनने की वजह से घुंघरू 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 किधर गया वो मतलब घुंघरू की आहट से जो है आपको माँ खोज लेती थी। खोज लेती थी। तो वही एक उपनाम के तौर पे ये घुंघरू टाइटल लग गया, जो कि आज इस नाम से ही मुझे प्रसिद्धि मिली। और देखिए कालांतर में इसकी उपलब्धि भी ये देखिए कि आप घुंघरू, जो आज संगीत के दौर में घुंघरू के बिना सब कुछ अधूरा रहता है, जी। उस तरह घुंघरू की तरह आप जो है मिठास भरे भोजपुरिया समाज को जो है पूरे देश ही नहीं विदेश में भी जो है इनका डंका बजा रहे हैं। हमेशा हमने भोजपुरी संगीत के लिए अच्छा करने का प्रयास किया और जीवन पर्यंत चाहेंगे कि भोजपुरी को अगर हमारे द्वारा जो कुछ भी अच्छा कभी भी परोसने का मौका मिले तो हम अपने ऑडियंस को अपने तरफ से 100% अच्छा कंटेंट दें, ताकि लोग जुड़ें, समाज परिवार के साथ उसको बैठ के देखा जाए, सुना जाए। हमारा हमेशा प्रयास ऐसा ही रहा। जैसा कि सर अभी आपने बताया कि आपका प्रयास जो है बढ़िया कंटेंट देने का, जी। लेकिन अभी हाल के दिनों में जब हम देख रहे हैं खास करके भोजपुरी फिल्मों में और भोजपुरी गानों में अश्लीलता और डबल मीनिंग स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो है काफ़ी यूज किया जा रहा है। जी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या यह मापदंड एक सब समाज के लिए उचित है या इसमें बदलाव की आवश्यकता है? बिल्कुल उचित नहीं है। देखिए, हमेशा ही अच्छे शब्द के जो गाने होते हैं उसकी आयु बहुत लंबी होती है। और जैसे शारदा सिन्हा जी ने गाया, भरत शर्मा व्यास जी ने गाया, बाकी और भी लोग, हमारे भिखारी ठाकुर जी ने, गायत्री ठाकुर जी ने, तो हमेशा ही अच्छे गीत आज के समय में भी उसी पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि सच में हमारी भोजपुरी कितनी समृद्ध है। और डबल मीनिंग के गाने बहुत क्षणिक सुख देने वाला चटनी की तरह होता है, लेकिन उसकी आयु नहीं है, उसकी बहुत उसका लंबा दौर नहीं चलता है। हाँ, सस्ती पब्लिसिटी बटोरने के लिए आज के कुछ युवा कलाकार उस दिशा में जा रहे हैं, लेकिन मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। अगर कहीं लगता है कि आपको अश्लीलता समझ में आ रही है कि हम अश्लील शब्द गा रहे हैं और ये हमारे समाज को एक गलत दिशा में लेके जा रहा है, तो ज़रूर इस पर काम करने की ज़रूरत है, उसमें सुधार की ज़रूरत है। आप एक ऐसे पर्सनालिटी हैं सर जहाँ पर आप म्यूजिक कंपोजर भी हैं, सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं, तो इतनी ज़्यादा जो मल्टीपर्पस क्वालिटी आपके पास है उसको आप कैसे एक साथ सामंजस्य स्थापित करके अपने आप को भोजपुरी से जोड़े रख रहे हैं? देखिए, सीखने की इच्छा तो हमेशा बनी रहती है और जब तक आप विद्यार्थी बने रहते हैं तभी तक आपका आगे बढ़ने का रास्ता भी खुला रहता है। जिस दिन आप सोच लेते हैं कि अब बस एनफ हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग गुरुओं से, अलग अलग गुणी लोगों से, अलग अलग बड़े बड़े राइटरों से, उनके बीच में बैठ के भोजपुरी को समझा, भोजपुरी को सीखा और सीख ही रहे हैं। तो ये सीखने का दौर तो हमेशा जारी रहेगा, निरंतर जारी पर्यंत रहेगा। और उसी का ये देन है कि थोड़ा गा भी लेते हैं और कुछ संगीत निर्देशन भी कर लेते हैं, थोड़ी मोड़ी कुछ अपने पर्सनालिटी को शूट करने लायक जो वीडियो होता है वैसा भी कुछ करने का प्रयास करते हैं। एक रक्षाबंधन पर आपकी जो लघु फिल्म बनी थी जी। वो दर्शकों ने उसको काफ़ी सराहा था। बहुत बहुत सच में वो हम लोगों ने पहली बार इस तरीके का। एक मिनट सर, जैसे कि आपने भाई और बहन का जो अटूट प्यार का रिश्ता जो होता है उसको बहुत ही बारीकी से और संजीदगी से जो दिखाने का प्रयास किया था, जी। थोड़ा उसके विषय में जानकारी दीजिएगा। ज़रूर। वो गाना का टाइटल था मेरी बहना प्यारी बहना, और ये गाना बड़े ही चर्चित एक डॉक्टर जन्मेजय जी हैं जो कि बहुत अच्छे सर्जन हैं और बहुत अच्छा लेखक भी हैं। तो हम लोगों ने प्लान किया कि कुछ इस बार थोड़ा सा अलग हट के भाई बहन के प्यार को हम लोग एक रक्षाबंधन के गीत के माध्यम से दर्शाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था कि भाई बॉर्डर पर रहता है, छुट्टी नहीं मिलती है, बहन जाती है वहाँ पे, बीच में उसको हार्ट अटैक आता है, फिर किसी तरीके से एक हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज किया जाता है, फिर उठती है तो देखती है कि मैं अब ठीक हूँ, तो फिर वहाँ पे रक्षाबंधन होता है। बहुत ही भाई बहन का एक मार्मिक गाना था जो कि लोगों ने मिलियंस में उसको प्यार दिया और दे रहे हैं लगातार भी उसमें मिल रहा है। जी।
तो हम लोगों को सच में वो गाना करके बहुत अच्छा लगा और लोगों का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। हमारे यूट्यूब चैनल पर भी, प्रियवादिनी फिल्म पर भी उसका 5-6 मिलियन व्यूज है और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी अच्छे व्यूज उसके मिले हैं और लगातार वो चलता ही रहता है। अभी आपके जो संगीत निर्देशन है उसके आयाम में आके या उसके सानिध्य में कौन कौन से ऐसे भोजपुरी कलाकार हैं जो आपके यहाँ काम कर चुके हैं या यूँ कहे तो उसके लिए आप म्यूजिक जो है डायरेक्ट कर चुके हैं? बहुत सारे लोग आज के समय में भोजपुरी के जो भी सुपरस्टार हैं, जो भी सिंगर हैं, जो भी सिंगर का आशय सर? जिससे पवन सिंह, पवन जी के लाइफ का पहला फिल्म मेरे हाथ का रंगली चुनरिया तोहरे नाम 2007 में उसका निर्देशन आपके द्वारा किया गया था? मेरे द्वारा उसका संगीत निर्देशन किया गया था और उस टाइम का वो बहुत बड़ा ऑडियो हिट था, ब्लॉकबस्टर था सच में। क्योंकि उस समय सीडी का ज़माना नहीं था, ऑडियो कैसेट चलता था, लेकिन उसकी इतनी डिमांड थी और सारे गाने हिट थे उसके, जिसमें और सिंगर में तो आपके उदित नारायण जी, अनुराधा पौडवाल जी, उनके साथ भी काम कर चुके हैं? बहुत सारा गाना है। बॉलीवुड के सिंगर ने हमारे साथ हमारे संगीत निर्देशन में गाया है। जावेद अली, कैलाश खेर, रूप कुमार राठौर, विनोद राठौर, कल्पना जी, राकेश मिश्रा, रितेश पांडे, जितने भी हमारे भाई हैं भोजपुरी के अच्छे सिंगर, तो सारे लोगों के साथ हमने संगीत निर्देशन किया है और बड़ा अच्छा एक अच्छे माहौल में हम लोगों ने संगीत का काम किया है। जैसे आपने अभी जिक्र किया सर कि आपने उस दौर की बात की जहाँ पर कैसेट्स में एल्बम चलते थे और अभी का दौर है जो अभी सब कुछ फिंगर टच पे है, जहाँ पर यूट्यूब का सेंसेशन है, फेसबुक है, मीडिया इतनी सस्ती हो गई है कि आप कोई भी चीज़ को तुरंत पब्लिश कर सकते हैं। तो उस दौर में काम करना आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और अभी के दौर में काम करने का क्या नज़रिया आपका है? उस दौर का जो काम होता था वो एक अद्भुत आनंद देता था। मतलब वो दौर ऐसा था कि 20 म्यूजिशियन एक साथ बैठे हुए हैं, 10 रिदम वाले हैं, कुछ मेलोडी बजाने वाले हैं, हारमोनियम, शहनाई, सितार, तो सारे म्यूजिशियन एक साथ बैठ के पहले बजाते थे। और उस समय इतना हाई टेक्नोलॉजी भी नहीं था, इतने सारे ट्रैक्स भी नहीं हुआ करते थे, बहुत लिमिटेड ट्रैक में ज़्यादा म्यूजिशियन को हम लोग रिकॉर्ड करते थे और सब लोग को अपना टाइमिंग पता होता था कि मेरी बारी कब आने वाली है, तो सब लोग उस टाइमिंग का इंतज़ार करते थे। आप सोचिए कि 1 टेक में वो रिकॉर्डिंग होती थी तो कितना तैयार रहते होंगे, अब कितनी तैयारी उनकी रहती होगी, तो वो बड़ा अच्छा लगता था। और अभी का दौर ये है कि जिसे इतना टेक्निकल हम लोग हो चुके हैं गीत संगीत में कि एक व्यक्ति एक कंप्यूटर पे बैठते हैं और सिंगर का एक बढ़िया सा धुन, सिंगर के लिए धुन तैयार किए और एक ही टेबल पर बैठ के, कभी कुछ ऐसा हुआ कि हमें कुछ अलग से बजवाना है तो कहीं भी भेज के बजवा लिया जाता है, पर उस दौर में ऐसा नहीं था। आपको बजाना है तो बस स्टूडियो में बैठ के एक गाइड करने वाले म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, तो वैसे बहुत साल मैंने काम किया और एक ग्रुपिंग का जो एक मज़ा था वो अभी नहीं है फ़िलहाल, लेकिन सुविधाएं भी बहुत हैं। उस समय सुविधा थी, सुविधा कम थी तो साधना ज़्यादा थी, अभी साधन ज़्यादा है तो साधना ख़त्म हो गई है। तो कहने का आपका तात्पर्य ये है कि उस दौर में जो साधना ज़्यादा थी, आज के दौर में टेक्नोलॉजी ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी ज़्यादा है। इसका एक नेगेटिव इफ़ेक्ट ये है सर कि बहुत सारे ऐसे उलूल जुलूल जो गाने हैं वो टेक्नोलॉजी या कहें कि बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट के सपोर्ट से व्यूअरशिप के दृष्टिकोण से काफ़ी फेमस हो जाते हैं, लेकिन उसमें वो रिदम नहीं रहता है जो लाइफ टाइम टचिंग मोमेंट आपको दे सके। जैसा कि आपने जिक्र किया, जैसे आज के भी दौर में खास करके यदि हम हिंदी सिनेमा में की बात करें तो उदित नारायण के गाने जो है अभी भी एवरग्रीन गाने जो है बजते हैं। तो उसके दौर में और अभी के दौर में ये जो परिवर्तन हुआ है इसका क्या विश्लेषण है आपका? परिवर्तन अच्छा ही हुआ है, इस परिवर्तन को ख़राब नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अब लोगों के पास उतना टाइम नहीं है। अब लोग चाहते हैं कि एक जगह बैठ के हम सारा काम कर लें और बड़ी सहजता से हमारा काम हो जाए, और वैसा हो भी रहा है। अभी यहाँ बैठ के हम म्यूज़िक बनाएंगे, सिंगर मुंबई में डब करेंगे,
फिर वहाँ से वॉइस आएगी, यहाँ पे हम मिक्सिंग करेंगे। तो ये सुविधा इस समय ऑनलाइन हर जगह हो चुकी है और ये बढ़िया है, इसको गलत नहीं कहा जा सकता है। मतलब इसका द्विपक्षीय महत्व निकाला जा सकता है कि इसके कुछ अच्छे आयाम भी तो है, तो कुछ इसके अनछुए पहलू जो हैं वो खराब हमारे समाज को कर रहे हैं। देखिए, संगीत तो बहुत पाक साफ है। जिस अश्लीलता की बात लोग करते हैं, या अभी आपने सवाल किया था थोड़ी देर पहले, अश्लीलता अगर होती भी है या होगी भी तो शब्दों में होती है। निर्देशन में, कलाकार मंच में भी बहुत सारी ऐसी अश्लीलता प्रदर्शित करते हैं जो एक सब समाज को जो है सही रास्ते पे नहीं ले जाता है। अभी जैसे हम देख पा रहे होंगे कि जो अभी भोजपुरी का जो ट्रेंडिंग सॉन्ग जो रागिनी विश्वकर्मा और हनी सिंह के द्वारा जो फिल्माया गया है, उसकी एक अच्छी पहलू तो ये है कि भोजपुरी जो है आज उत्तर भारत से निकलकर विदेशों में भी जा रही है, रैपर के माध्यम से भी जिसको गाया जा रहा है। लेकिन इसकी जो अश्लीलता है, कहीं ना कहीं इसकी जो मुख्य धारा थी, जिसको बोला जाता था कि भोजपुरी जो है माटी का भाषा है, इसकी छवि को धूमिल कर रही है। ऐसा आपका सोचना है या मानना है? देखिए, हनी सिंह भोजपुरी को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जा रहे हैं, ये मैं नहीं मानता। भोजपुरी ऑलरेडी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर है। जिसका फ़ायदा उठाने, वो एक गरीब लड़की को लेके अपने साथ अपना फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने गाना किया। लेकिन शब्द गाने का देखिए आप, चोलिया या इस तरह का जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, गाने के जो शब्द हैं बहुत ही अश्लील है। वो हमारे लेवल को गिराता है। उस लड़की का भाग्य भले ही हो सकता है यहाँ से उदय हो जाए, उसको काम मिलने लगे, गाना मिलने लगे, और हनी सिंह को इसका बहुत बड़ा फेम भी मिले कि चलो उन्होंने एक गरीब लड़की को मौका दे दिया। लेकिन उसमें शब्द जो यूज़ किया गया है, वाहियात शब्द का इस्तेमाल किया गया। हमारे सब समाज के लिए उचित नहीं है। तो यही मेरा कहना है सर कि एक तरफ तो भोजपुरी की छवि जो है एकदम माटी की छवि है, जिसको लोग दिल में बसाते हैं, और वहीं दूसरी ओर जो है व्यूअरशिप के लिए यदि इस तरह का हथकंडे अपनाया जाता है तो ये कहाँ तक सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर कहीं पे इस तरह की गलती कुछ लोग कर रहे हैं तो उनको सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे भोजपुरी की छवि बहुत ही साफ़ सुथरी है। और हम चाहते हैं कि जो भी कंटेंट आवे, जो भी गाने आवें, उसको अपने समाज परिवार के बीच बैठ के उसको सुना जा सके, और उसका पिक्चराइजेशन भी थोड़ी सभ्यता के साथ हो, ताकि उसको देखा जा सके। अभी सर जब हम आपसे इंटरव्यू कर रहे थे, उससे पहले आपके कुछ पहलुओं को हम ढूंढने का कोशिश किए। उसमें हमने पाया कि आप गज़ल के भी बहुत अच्छे गायक हैं। यदि गाते हैं तो यदि गज़ल जो है एक अलग प्रकार का म्यूजिक होता है, जिसमें क्लासिकल धुन होते हैं, और वो एक अनछुई पहेली सी होती है, और ख़ास करके जो संगीत के पसंद करने वाले लोग होते हैं उसको दिल में रखते हैं। तो यदि आपसे एक गज़ल सुनाया जाए हमारे दर्शकों को तो बहुत ही सुनाते हैं। एक बड़ी फेमस गज़ल है जो मेरे द्वारा गाया हुआ है, और आज भारत के ज़्यादातर कलाकार अपने मन से इसको गाते हैं। आपने शायद सुना भी होगा, किसको दिल दिया जाए सोचना। बिल्कुल वही इसी बात का हम जिक्र कर रहे थे, हालांकि गाना हमको याद नहीं आ रहा था। और ये मेरे यूट्यूब चैनल पर भी है, लोग बहुत पसंद करते हैं इस गज़ल को। सुनाते हैं। तिरछी नज़र से मुझको इशारा न कीजिए, इतनी अदा से जुल्फ सवारा न कीजिए। क्या क्या कहेंगे लोग, खबर भी है आपको, गैरों के सामने यूं पुकारा न कीजिए। किसको दिल दिया जाए, दिल दिया जाए, सोचना जरूरी है। किसको दिल दिया जाए, दिल दिया जाए, सोचना जरूरी है। किसको दिल दिया जाए, सोचना जरूरी है। किसको दिल दिया जाए, सोचना जरूरी है।
ये भी काम ऐसा है जो बड़ा जरूरी है। किसको दिल दिया जाए, दिल दिया जाए, सोचना जरूरी है। इसमें अंतरे तो बहुत सारे हैं, लेकिन लास्ट जो इसका निचोड़ है, सब तो इस जमाने में बेवफा नहीं असहर, सब तो इस जमाने में बेवफा नहीं असहर। अच्छे लोग हैं लेकिन है ढूंढना जरूरी है। किसको दिल दिया जाए, दिल दिया जाए, सोचना जरूरी है। तो ये है। किसी को दिल दिए व्यक्तिगत जिंदगी में? दिल तो दिया ना, किसको दिए? अपने संगीत को। संगीत को। हाँ, इसीलिए आज हम हमारे द्वारा ये आप सुन पा रहे हैं। संगीत के अलावा किसी को दिल दिया ही नहीं, और इसके अलावा किसी को दिल दिया और अपनी आत्मा भी दी, तो वो है हमारी सनातन संस्कृति। किसी ने बेवफाई की? सवाल ही नहीं है, संगीत क्यों बेवफाई करेगा। संगीत ने तो इतना दिया है कि जितना दिया ऊपर वाले ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो उसकी रहमत है, पर मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन गज़ल का दौर जो है दर्द भरा रहता है, और इस दर्द के पीछे छिपी कहानी को हम टटोलने का कोशिश कर रहे हैं। नहीं, अच्छा कर रहे हैं आप, टटोलिए। तो और भी साहब बहुत सारी गज़लें, अभी एक मैंने गाया था। बिल्कुल सुनाइए हमारे दर्शकों को। सर्द हवाओं के मौसम फिर आने लगे हैं, हल्के हल्के। ऐसे में दिल टूट न जाए, वादे करो ना फिर तुम कल के। सर्द हवाओं के मौसम फिर, सर्द हवाओं के मौसम फिर आने लगे हैं, हल्के हल्के। बहुत ही अच्छा संगीत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक और गाना आपका बहुत ट्रेंडिंग हुआ था, जो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी पर जो बना था। हाँ, थोड़ा उसको भी यदि गुनगुना दीजिएगा तो हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये हम लोगों ने गाना बनाया था हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के, जब उनका देहांत हुआ था उस दौरान हम लोगों ने बनाया था। और इस गाने को मनोज मतलबी जी ने लिखा था और पवन सिंह जी ने गाया था इसको। पवन सिंह जी। जी। बिन अटल हिंदुस्तान तन जैसे बिना जान, ना सुबह होती ना होती शाम। कुछ दिन रख कर अपने धाम में लौटा देना ऐ मेरे राम। कुछ दिन रख कर अपने धाम में लौटा देना ऐ मेरे राम। थक कर सोया है लाल मेरा कोमल है, जुबां पे जय हिंद है, हाथ में कमल है। कहे घुंघरू पवन चूमे मतलबी चरण, दुनिया ये हो गई है वीरान। कुछ दिन रख कर अपने
धाम में लौटा देना ऐ मेरे राम। बहुत ही अच्छा संगीत है। अभी सर हम देख रहे हैं कि भोजपुरी भाषा में जो बढ़ाव देख रहे हैं, खास करके जैसे भारतीय संविधान की 22वीं जो अनुसूची है उसमें बहुत सारे ऐसे भाषाएं हैं, लेकिन उनका जो है दायरा बढ़ नहीं पा रहा, लेकिन भोजपुरी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसमें जो बिहार सरकार का जो उपलब्धि है या बिहार सरकार इस पे जो काम कर रही है उसको आप कैसे सराहते हैं? जैसे खास करके यदि हम औरंगाबाद क्षेत्र का ही बात करें तो कला संस्कृति मंच के द्वारा जो है भोजपुरी को इस तरह से प्रमोट किया जा रहा है अभी कि बहुत सारे नए कलाकार जो इस क्षेत्र में आके अपनी पहचान बना रहे हैं। देखिए, नए कलाकारों को तो मौका देना चाहिए और हमारी सरकार जो मौजूदा सरकार हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी की, तो जिस बिहार के विकास को आज हम लोग देख रहे हैं, पिछले 15-20 साल पहले का समय याद करिए, आज का समय याद करिए, तो विकास तो चरम पर है। और जहाँ तक रही अपनी बात भोजपुरी की, तो भोजपुरी भाषा आज किसी परिचय के मुहताज नहीं है। भारत में बोली जाती है तो मॉरिशस में भी बोली जाती है, और हमारे भारत के हर देश में यहाँ के लोग रहते हैं, और जहाँ जहाँ पे हमारे लोग हैं वहाँ पे भोजपुरी को समृद्ध किए हुए हैं। और उनको देखा देखी आज तो हमारे बिहार से कलाकार निकल के और विदेशों में जाके कार्यक्रम कर रहे हैं। ये भोजपुरी के लिए कितनी गौरव की बात है। और बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो विदेशों में लोग बजाते हैं शौक़ से, अपने बर्थडे पार्टियों में, अपने सेलिब्रेशन में, तो हमारे लिए तो बड़ी अच्छी बात है। और अभी कुछ ही दिन पहले यूपी का विधानसभा सत्र चल रहा था, तो योगी बाबा ने भोजपुरी को इतनी प्राथमिकता दिया कि उन्होंने अपने विधानसभा में आदेश पारित किया कि भोजपुरी बोली जा सकती है। तो ये हम लोग के लिए गौरव की बात है। और यहाँ पे हमारे यहाँ भी भोजपुरी को बहुत सम्मान मिल रहा है, पूरा देश दुनिया सम्मान दे रहा है। तो बिहार सरकार की इसमें और क्या भूमिका जो है आपके द्वारा बताया जा सकता है, या सरकार से आप गुजारिश करेंगे जिसके माध्यम से भोजपुरी जो है और जिन क्षेत्रों में नहीं फैल पाई है वहाँ पर अपना झंडा गाड़ सके? भोजपुरी हर जगह फैली हुई है। आप वैसे भी किसी ओकेजन में आप जाइए, हिंदी गाना बजता रहे और उसी बीच में उस गाने को बंद करके एक भोजपुरी गाना लगा दिया जाए तो लोग वहाँ झूम जाते हैं। भोजपुरी का ये क्रेज़ है। पार्टी जो है भोजपुरी गानों के बिना अधूरी रहती है, सच में अधूरी रहती है। भोजपुरी में एक अपनी मिट्टी है, अपनी खुशबू है, वो लगता है कि हमारे खून से जुनून से जुड़ी हुई चीज़ है, तो हमारी चीज़ है तो हम तो पसंद करेंगे। पीछे वीडियो जब हम टटोल रहे थे आपका, तो उसमें एक शब्द आया हुआ था कि जो संगीतकार है वो यदि म्यूजिक डायरेक्शन नहीं करता है तो उसके बिना ये अधूरा है। तो क्या एक संगीतकार के लिए म्यूजिक डायरेक्टर होना भी ज़रूरी है, या संगीतकार ही तो म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं? गाना गाने वाले और गाना कंपोज करने वाले दोनों में जो अंतर होता है? हाँ, ये देखिए क्या है, एज ए संगीतकार इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि जब तक आपके अंदर गाने की क्षमता नहीं होगी तब तक आप गवाएंगे कैसे? उसी का जिक्र हम कर रहे थे। हाँ। गाना कंपोज करना और गाना गाना दो अलग चीज़ होती है। हाँ, गाना कंपोज करना एक अलग हुनर है, गाना गाना एक अलग हुनर है, गाना गवाना एक अलग हुनर है। तो क्योंकि और ईश्वर की कृपा से सब करते हैं। ये मुझे मिला है, मेरे मेहनत से मिला है। ये मेरी कोई बपौती नहीं थी, मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था कि मुझे विरासत में दे दिया गया कि चलो पानी की तरह शरबत पी लो, एक गिलास आपको मिल जाएगा। मैंने इसके लिए जी तोड़ मेहनत किया और आज भी उतना ही मेहनत करता हूँ। मतलब 100 से ज़्यादा फिल्में मैं किया हूँ, 4 से 5 हज़ार गाने मेरे आज के समय में हैं। और ऐसा नहीं कि वो हो गया तो वहाँ पर अब संतुष्ट हो गए, नहीं, हर दिन नया कुछ करना है, हर दिन नया कुछ सीखना है। आपको मैंने कहा ना कि जब तक विद्यार्थी बने रहेंगे तब तक आगे बढ़ने का रास्ता आपका खुला रहेगा। जिस दिन आप अपने आप को टीचर मान लिए कि मैं अब सिखाऊंगा ही बैठ के, तो पीछे का सारा भूल जाएंगे आप। तो इसके लिए प्रयास तो जारी है और जारी रहेगा। अभी हाल फिलहाल में जो है भोजपुरी में खास करके पवन सिंह का दबदबा जो है इस इंडस्ट्री में ज़्यादा देखने को मिलता है, आपका क्या राय है इस पर? ये बड़ी अच्छी बात है।
दबदबा तो उसी का होता है जिसके अंदर कोई बड़ी बात होती है। और बेशक पवन सिंह हमारे भोजपुरी के बड़े गायक हैं, अभिनेता हैं, और उनको पूरा भारत सुनता है, केवल बिहार ही नहीं सुनता, और पूरा भारत के साथ कई अन्य देश हैं जहाँ पे उनका गाना हिट है और लोग उनके गानों पे एंजॉय करते हैं। तो ये तो हमारे लिए भोजपुरी भाषी के लिए गर्व की बात है। तो खेसारी लाल यादव को कैसे देखते हैं? अच्छा देखते हैं उनको। दोनों के बीच में बराबर कंट्रोवर्सी रहता है कि हम आगे हैं, हम जो लकीर खींच दिए हैं उसके आगे कोई जा नहीं सकता है। तो एक ये प्रतिस्पर्धा का जो दौर है उसको क्या आप मानते हैं कि ऐसी स्थिति है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हर कोई आगे बढ़ने के लिए प्रयास करता है और दोनों में बहुत प्रेम है। ये हमें, आपको और दर्शकों को लगता होगा कि ये लोग आपस में झगड़ते हैं, सच में ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत काफ़ी साल खेसारी जी का भी काम किया फिल्म का, पवन जी का भी बहुत सारा फिल्म किया, तो हम तो देखे हैं कि बहुत फेमिलियर रिलेशन है इन लोगों का। और ये थोड़ा सा इंटरटेनमेंट के लिए बीच में, जैसे विवाद में रहेंगे तभी आबाद रहेंगे। मतलब आबाद होके बर्बाद होना है? बर्बाद तो होना ही नहीं है, वो केवल आबाद ही होंगे। ये हमें, आपको लगता है कि ये लोग लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन अंदर से इतना प्रेम है। पॉलिटिकल स्टंट है जिसको आप जो समझ लीजिए, लेकिन दोनों लोगों में बहुत प्रेम है। मैं दोनों लोगों का बहुत सारा 50 फिल्म में किया हूँ खेसारी जी का। भोजपुरी का 3 एरा का हम बात करते हैं, 3 दौर का बात करते हैं। एक हम करते हैं सरगम सिन्हा का, जो स्वर्गीय सरगम सिन्हा जी का शारदा सिन्हा जी, उनका दौर जो था, और उसके बाद दूसरा दौर आया मनोज तिवारी जी का, और अभी तीसरे दौर में हम लोग पवन सिंह और खेसारी जी का दौर देख रहे हैं। तो ये तीनों दौर का जो एक निचोड़ यदि रहेगा तो कौन सा दौर जो है आपको सबसे मनमोहक लगता है? मनमोहक, देखिए, सारा दौर रहा। सब लोगों ने अपने अपने टाइम में अपना बेस्ट करने का सोचा, और आज जो ये दौर है ये तो स्वर्णिम दौर है ये संगीत के लिए, चाहे वो भोजपुरी संगीत हो, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यहाँ कोई किसी का मोहताज नहीं है कि मैं आज गाना बनाऊंगा तो हमारा गाना कैसे रिलीज होगा। खुद चैनल बनाया, गाना गाया, चैनल पे डाल दिए, आपके कंटेंट में दम है तो लोग आपको देखेंगे। और आज तो वो तीनों दौर है आज के समय में, वो शारदा सिन्हा जी का भी टाइम का, गायत्री ठाकुर जी का, भिखारी ठाकुर जी का। आज लोग उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि उन्होंने क्या बढ़िया किया, और आज के दौर में हम आधुनिकता में उनकी चीज़ों को लेके हम क्या बेहतर कर सकते हैं। आज के समय में वो तीनों दौर है और बड़ी समृद्ध तरीके से लोग उसको आगे लेके चल रहे हैं। एक बिरहा का भी क्रेज होता है भोजपुरी में बहुत ज़्यादा। तो वो किस प्रकार का संगीत होता है बिरहा? बिरहा माटी से जुड़ी हुई चीज़ है। बिरहा के लोकगीत बोलते हैं हम लोग उसको। हाँ, लोकगीत ही है वो। दरअसल फोक संगीत है, जो भी हमारे भोजपुरी में अलग अलग रीजनल लैंग्वेज है। एक कहावत है ना कि कोस कोस पे पानी बदले और 4 कोस पे बानी है। हाँ, तो वो एक अलग तरह का संगीत है, अलग आनंद देता है। और उसके एक बहुत बड़े हिट गायक हैं विजय लाल यादव जी, निरहुआ जी के बड़े भाई। उनके भी करियर का पहला म्यूजिकल एल्बम लोकगीत मेरे ही हाथ का है। और आप जो गाना सुनते होंगे निरहुआ जी का कि निरहुआ नाम है, हर मंच पे गाते हैं, तो उसको गुनगुना सकते हैं? तो हाँ, गुनगुना देंगे। तो वो भी मेरा ही बनाया हुआ है। खेसारी जी हर मंच पे गाते हैं, माटी के मूर्ति से ताकेली मुस्काई के, गजबे रूप सुहावन लागे दुर्गा माई के। तो ये सब मेरे गाने बनाए हुए, उनके हर मंच का पहला गाना उनका है। एक लाइन गाता हूँ। आइल दुआर बनी हे देवी माई, रउआ से आपन का परिचय बताई। पूजे के खाली चाही पाँव, निरहुआ नाम है, निरहुआ नाम है। माटी के मूर्ति से तकली मुस्काई के, कि गजबे रूप सुहावन लागे दुर्गा माई के, कि गजबे रूप सुहावन लागे दुर्गा माई के। आपने गाना सुना होगा बम बम बोल रहा है काशी। बिल्कुल, वो तो काफ़ी ट्रेंडिंग है, उसके बिना सारा कार्यक्रम अधूरा है। और ये पूरा वर्ल्ड फेम सॉन्ग है।
इस टाइटल को लेकर प्रियंका चोपड़ा ने एक फिल्म भी बनाई थी, बम बम बोल रहा है कैसे, जिसके हीरो थे आपके निरहुआ जी, और इसके रियल सिंगर हैं नीरज सिंह, हमारे गुरु भाई हैं, मित्र हैं। और वहाँ से ये गाना इतना वायरल हुआ, उस समय भी ऑडियो का ज़माना था, ये सीडी और वीडियो नहीं था, लेकिन और काशी का ये एंथम सॉन्ग है, आप जान लीजिए, जिसे हम लोग राष्ट्रगान गाते हैं ना, जनगण मन अधिनायक जी इस है। गाने के बिना जो है काशी का हर गली अधूरा है, सुनसान है। हर फेस्टिवल में इस गाने को बजना ही है, और हर मंच पे बनारस में अगर कोई बाहर से भी कलाकार आए हैं तो पब्लिक वहाँ की फरमाइश करेगी कि आप ज़रा बम बम बोल रहा है काशी सुनाइए। थोड़ा हमारी भी फरमाइश है सर इसको। माँ अन्नपूर्णा भैरो बाबा रहा न कोई बाकी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। माँ गंगा की गोद में बैठे साधु संत सन्यासी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। चलिए घुंगरू जी, आपने जो कीमती समय हमारे चैनल को दिया अपने इतने बिजी शेड्यूल में, इसके लिए हम आपका बहुत शुक्रगुजार है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और टाइम्स ऑफ बिहार को आप लोग देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इनके चैनल को, और हमारी बातचीत लगातार इस चैनल से आती रहेगी, और आप सब इसको दूर तक फैलाइए, टाइम्स ऑफ बिहार को। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग मौजूद थे बिहार के औरंगाबाद क्षेत्र में, और अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे अविनाश झा घुंगरू जी। और आज ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इनके सानिध्य में जितने भी भोजपुरी के कलाकार हैं सब ने मिल के काम किया है, और इनका जो दायरा भोजपुरी में है वो वाकई सराहनीय है। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।